आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है यदि H2 अणु के दो में से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए तो हमें हाइड्रोजन आणविक आयन यानी H2 प्लस प्राप्त होगा। जाहिर सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो ऋणात्मक चार्ज वाला एक हटाया तो एक पॉजिटिव आ जाएगा। अब कह रहा है H2 प्लस की निम्नतम अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट में दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी लगभग 1.5 एंगस्ट्रॉम है और इलेक्ट्रॉन प्रत्येक प्रोटॉन से लगभग 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। तो ग्राउंड स्टेट यानी सबसे निम्नतम ऊर्जा की जो अवस्था होती है, ग्राउंड मतलब जमीनी स्तर पर, तो जमीन पे ऊर्जा सबसे कम, उससे ऊपर उठाएंगे तो ऊर्जा बढ़ती जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। तो वही कह रहा है कि निम्नतम ऊर्जा स्तर पर दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1.5 एंगस्ट्रॉम है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लगभग 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। तो इस प्रकार से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच जो ये सिस्टम बना, निकाय बना, तो कह रहा है निकाय की स्थिर ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्थिर ऊर्जा की शून्य स्थिति के चयन का उल्लेख कीजिए। तो इस कंडीशन में पहले हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, स्थिर ऊर्जा, और फिर कह रहा है कि स्थिर ऊर्जा की शून्य स्थिति के चयन का उल्लेख कीजिए कि शून्य कहाँ हम मान पाएंगे स्थिर ऊर्जा का। तो देखिए जैसे जैसे लिखा है वैसे हम करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, इसको Q1 माना है, और प्रोटॉन पर आवेश Q2 और Q3, क्योंकि प्रोटॉन 2 हैं तो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, क्योंकि प्रोटॉन पर आवेश धनावेशित माना जाता है। अब देखिए दो प्रोटॉन अर्थात Q2 तथा Q3 के बीच पृथकीकरण। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये दो प्रोटॉन है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन 1.5 एंगस्ट्रॉम पर है, तो हमने 1.5 पे रख दिया 1.5 एंगस्ट्रॉम पर, और इन प्रोटॉनों से इलेक्ट्रॉन की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है, तो इस प्रोटॉन से भी 1 एंगस्ट्रॉम मान लिया, इस प्रोटॉन से भी 1 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से हमने फिगर बना लिया। अब देखिए प्रोटॉन तो नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में होंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर चक्कर लगा रहा है, तो ये प्रोटॉन जो नाभिक के अंदर है उनसे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। तो अब देखिए जो दूसरा प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है 1-2 वाला, तो हाँ R ये 2 और 3 जो ये प्रोटॉन है दूसरा और तीसरे नंबर पर, तो R2-3 यानी दूसरे और तीसरे नंबर पे जो दोनों प्रोटॉन है उनके बीच की दूरी कितनी है 1.5 एंगस्ट्रॉम। मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻10 का गुणा हो जाएगा। अब प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे हैं, तो ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन R12 और R13, तो R12 R13 ये कितना है, दोनों बराबर हैं और 1 एंगस्ट्रॉम है। अब एंगस्ट्रॉम को हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻10 का गुणा हो जाएगा। यदि विभव ऊर्जा का शून्य अनंत पर लिया जाए तब विभव स्थिर ऊर्जा क्या होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर इनफाइनाइट दूरी पर अनंत पर हम शून्य ले लें ऊर्जा को, तो इतने एंगस्ट्रॉम जो दूरियां दी गई हैं इन पर क्या होगा। तो यदि विभव ऊर्जा का शून्य अनंत पर लिया जाए तब विभव ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ पर देखते हैं अनंत पर शून्य होगी, तो यहाँ पर देखते हैं 1/4πε0 पहले Q1 Q2 ये 1 है तो ये 2 है, 1-2 के बीच, तो Q1 Q2 हो गया, फिर Q2 Q3 हो गया, फिर Q3 Q1 हो जाएगा, Q3 Q1 या Q1 Q3। एक तरफ से शुरू करें यहाँ से 1-2, तो Q1 Q2 Q2 Q3
Q3 Q1 या Q1 Q3 जो कुछ भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिया है। तो ये 1/4πε0 आ गया Q1 Q2 बटे R। अब इनके बीच की दूरी तो 1 2 है तो 1 2, Q2 Q3 2 3 है तो 2 3, Q1 Q3 तो 1 3 है तो 1 3, क्योंकि उसी हिसाब से हमने दूरियां भी मानी। तो ये 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिव है। तो यहाँ चिन्ह सहित रखा तो -1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर दोनों प्रोटॉन है तो पॉजिटिव में होगा स्क्वायर, यहाँ पर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव में स्क्वायर हुआ। तो ये पूरा आ गया हमारा, सॉल्व कर किया पूरा तो आ गया -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो विभव ऊर्जा का शून्य अनंत पर लिया गया है, अतः निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि अगर अनंत पर हम विभव ऊर्जा को 0 लेंगे तो 2r दूरी पर अगर आवेश रखे हैं तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा निगेटिव होगी। हमेशा स्थितिज ऊर्जा को निगेटिव लेंगे और गतिज ऊर्जा को पॉजिटिव लेंगे। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा स्थितिज ऊर्जा का शून्य अनंत पर लिया गया। ध्यान दीजिए हम चाहें तो यहाँ चिन्ह सहित आवेशों को ना रखें, तब भी जो भी आएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो इतना ही आएगा, चिन्ह भर नहीं होगा। तो अगर स्थितिज ऊर्जा कहेगा तो हम निगेटिव में बताएंगे और गतिज ऊर्जा कहेगा तो पॉजिटिव में। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है। कह रहा है कि ए और बी त्रिज्याओं वाले दो आवेशित चालक गोले एक तार द्वारा एक दूसरे से जोड़े गए हैं। दोनों गोलों के पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्रों में क्या अनुपात है? प्राप्त परिणाम को यह समझने में प्रयुक्त कीजिए कि किसी एक चालक के तीक्ष्ण और नुकीले सिरों पर आवेश घनत्व चपटे भागों की अपेक्षा अधिक क्यों होता है। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है ए और बी त्रिज्या वाले दो आवेशित चालक गोले हैं और चालक हैं, ध्यान दीजिए कंडक्टर हैं। तो चालक गोले यानी उनमें आवेश चल सकता है, तो उनको एक तार से जोड़ दिया गया है। अब दोनों गोलों के पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र में क्या अनुपात है? तो दोनों जो गोलों के पृष्ठ हैं उनके विद्युत क्षेत्र में अनुपात बताना है, सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो भी रिजल्ट हमको प्राप्त होगा कह रहा है यह समझने में प्रयुक्त कीजिए कि किसी एक चालक के तीक्ष्ण और नुकीले सिरों पर आवेश घनत्व चपटे भागों की अपेक्षा अधिक क्यों होता है। यानी नुकीले भाग में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज घनत्व है, वो ज़्यादा होता है और जो चपटे भाग है वहाँ कम होता है। तो ये कम ज़्यादा तो हम इस तरह बता सकते हैं कि जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A, सरफेस के लिए क्षेत्रफल और आयतन के लिए यहाँ पे आयतन आ जाएगा अगर त्रिविमीय है, और अगर लाइन है रेखीय चालक है तो यहाँ पर L आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि नीचे क्षेत्रफल है। अब कोई चीज़ नुकीली है तो क्षेत्रफल कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो आवेश घनत्व ज़्यादा आएगा, इसीलिए नुकीले सिरों पर आवेश घनत्व ज़्यादा होता है। अब आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे हम करते चले जाते हैं। तो चालक गोलों की त्रिज्या ए और बी है और ए गोले की त्रिज्या बी से ज़्यादा है जैसा हमको बता रहा है। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं बताया है कि ए और बी त्रिज्या वाले दो आवेशित गोले हैं, उनमें ए ज़्यादा है कि बी ज़्यादा है। हो सकता है NCERT में लिखा गया हो नीचे या यहीं ब्रैकेट में, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि ए की त्रिज्या बी से ज़्यादा है। तो ए त्रिज्या के गोले पर आवेश मान लेते हैं कि Q1 है, बी पर Q2 है। यदि ए एवं बी त्रिज्याओं के गोलों पर विभव यानी पोटेंशियल क्रमशः V1 अगर और V2 है, तब V1 क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1/A, क्योंकि पहले की त्रिज्या ए है। इसी प्रकार V2 इक्वल टू 1/4πε0 Q2/B, क्योंकि दूसरे की त्रिज्या
बी है। अब देखिए, जब दोनों चालक गोलों को तार द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसके विद्युत विभव समान हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर विभव यानी पोटेंशियल क्यों निकाला है, इसलिए निकाला है कि चालक तार है और आवेश दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि आवेश तभी तक चलेगा जब तक दोनों गोलों का आवेश बराबर नहीं हो जाएगा, वो विभव बराबर नहीं हो जाएगा। पोटेंशियल जब तक बराबर नहीं हो जाएगा तब तक आवेश एक दूसरे की तरफ जाता रहेगा। जब पोटेंशियल यानी विभव बराबर हो जाएगा तो आवेश का चलना बंद हो जाएगा। ये इसी प्रकार से है जैसे बाल्टी दो रख ली जाए, एक में पानी भर दिया जाए और एक पाइप द्वारा दूसरी बाल्टी जो खाली है उसमें पानी को जाने दिया जाए, तो पानी का स्तर जब बराबर हो जाएगा, देखिए पानी की मात्रा नहीं हम कह रहे हैं, पानी का स्तर जब बराबर हो जाएगा तो पानी एक बाल्टी से दूसरी बाल्टी में जाना बंद हो जाएगा। तो उसी प्रकार जब विभव समान हो जाएगा दोनों गोलों का, तो वहाँ पानी जाना बंद हो रहा था, यहाँ आवेश का जाना बंद हो जाएगा। तो वही कह रहा, इसीलिए ये विभव निकाला है कि ताकि पता चले कि आवेश कब तक जाएगा। कोई चीज़ क्यों निकाली जा रहा है इसको समझने का प्रयास करिए। तो V1 बराबर जब V2 हो जाएगा तो आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो अब V1 हमको इतना दिया गया है, V2 इतना, वही वैल्यू रख दिया, तो Q1/A बराबर Q2/B आ गया, 1/4πε0, ये कट गया। तो अब देखिए Q1/A/Q2/B बराबर 1 आ गया। ये समीकरण 3 प्राप्त हुआ हमको। अब देखिए, अब कह रहा है, अब यदि A तथा B त्रिज्याओं के गोले के पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र क्रमशः E1 एवं E2 हैं। अब जो पृष्ठ हैं गोलों के, तो जाहिर सी बात है कि चालक गोले हैं तो उनका पूरा आवेश पृष्ठ पर होगा। चालक के अंदर किसी भी प्रकार का विद्युत क्षेत्र नहीं होता, पीछे हम पढ़े हैं। तो विद्युत बल रेखाएं केवल बाहर होंगी। तो विद्युत क्षेत्र जो A त्रिज्या का गोला है उसमें E1 माना गया, B त्रिज्या वाले में E2 माना गया, और वैल्यू कितनी होगी, फार्मूला होता है E = 1/4πε0 Q/r²। विभव में Q/r होता है, विद्युत क्षेत्र में Q/r² होता है। तो पहले में आवेश Q1 है और पहले की त्रिज्या A है, तो A का स्क्वायर, दूसरे में आवेश Q2 है और दूसरे की त्रिज्या B, तो B का स्क्वायर। तो ये E1 E2 आ गया दोनों गोलों में। अब देखिए, अभी हम बताएंगे कि ये सब निकालते क्यों चले जा रहे हैं। अब देखिए, समीकरण 4 को समीकरण 5 से भाग करने पर, 4 को 5 से भाग करने पर, तो E1/E2 ये भाग देंगे तो E1/E2 आ जाएगी, ये कट जाएगा, तो Q1/A²/Q2/B²। अब देखिए यहाँ पर E1/E2 Q1/A × 1/A²। यहाँ पर नीचे Q2/B × 1/B हो जाएगा, ये अलग कर दिया। तो ये हो गया E1/E2 अब Q1/A/Q2/B, तो Q1/A/Q2/B = 1 है। तो यहाँ पर देखिए, जब ये 1 1 रख देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो इसकी जगह पूरा 1 हो जाएगा जैसा तीसरे समीकरण में था। तो यहाँ पर पूरा 1 हो गया, अब ये ऊपर चला जाएगा या नीचे, तो ये B/A आ गया, इंटू ये पूरा 1 हो जाएगा इतना। तो ये देखिए E1/E2 का रेशियो आ गया B/A, यानी E1/E2 = B/A। अतः पहले गोले से दूसरे चालक गोले के क्षेत्र का अनुपात B/A है, मतलब त्रिज्या का उल्टा अनुपात है विद्युत क्षेत्र का। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये अनुपात आ जाएगा तो तीक्ष्ण भाग एक अधिक त्रिज्या के गोले के पृष्ठ को माना जा सकता है तथा नुकीला भाग एक छोटी त्रिज्या के गोले को माना जा सकता है। जाहिर सी बात है, नुकीला है तो त्रिज्या कम होगी, इसलिए E समानुपाती 1/त्रिज्या। क्यों? क्योंकि B की त्रिज्या कम थी, तो उल्टा त्रिज्या में अनुपात है। देखिए B ऊपर चला गया है, A नीचे है, तो इसीलिए E का उल्टा त्रिज्या से अनुपात लिखा गया, यानी तीक्ष्ण भाग का क्षेत्र नुकीले भाग से कम होगा। यानी तीक्ष्ण भाग का क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र।
नुकीले भाग से कम होगा। तो ये तीक्ष्ण कह रहा है, हालांकि ज्यादा त्रिज्या वाला भाग कहना चाहिए। तीक्ष्ण तो नुकीले को भी तीक्ष्ण कह सकते हैं, तो इसको समझिएगा। तो कुल मिलाकर के त्रिज्या के विपरीत अनुपात में विद्युत क्षेत्र होगा। तो ये हो गया E = σ/ε0। ये चूंकि ये होता है E = σ/ε0, यानी E समानुपाती होगा सिग्मा के, और सिग्मा हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व है। अतः तीक्ष्ण एवं नुकीले भाग का पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होगा। यहाँ पर देखिए तीक्ष्ण एवं नुकीला एक ही चीज को माना है, तीक्ष्ण एवं नुकीला। यहाँ पर देखिए तीक्ष्ण भाग का क्षेत्र नुकीले भाग से कम होगा। तीक्ष्ण नुकीला एक ही बात है। यहाँ पे लिखना चाहिए था कि जिसका त्रिज्या ज्यादा है उसका विद्युत क्षेत्र कम होगा, जिसकी त्रिज्या कम यानी जो तीक्ष्ण नुकीला है उसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, इस तरह लिखना चाहिए। और यहाँ पर E = σ/ε0 होता है, तो जाहिर सी बात है कि विद्युत क्षेत्र आवेशीय पृष्ठ घनत्व के समानुपाती है। तो जाहिर सी बात है कि नुकीले भाग का विद्युत क्षेत्र ज्यादा है तो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व भी अधिक होगा। तो अब समझ में आ गया कि विभव फिर विद्युत क्षेत्र ये सब क्यों निकाला, क्योंकि E की तुलना σ/ε0 से करना था और हमें पता करना था कि विद्युत क्षेत्र किसका ज्यादा है। और विद्युत क्षेत्र किसका ज्यादा है इससे पहले हमें यह पता करना था कि जब तक दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाएगा तब तक आवेश प्रवाहित होगा, इसलिए विभव यानी पोटेंशियल निकालना जरूरी था, पोटेंशियल की तुलना करना जरूरी था। और पोटेंशियल की तुलना करके ये मान जब विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तभी हमें त्रिज्या और विद्युत क्षेत्र का अनुपात निकल के आएगा। तो इसलिए दुनिया की गणित ये सब करनी पड़ी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है बिंदु 0, 0, -a। अब देखिए अगर इसको x, y, z एक्सिस 3 में बांटा जाए इस बिंदु को, तो x में 0 है, y में 0 है और z में निगेटिव एक्सिस पे है यानी नीचे की ओर, तथा दूसरा बिंदु 0, 0, a पर है यानी x, y, z एक्सिस में ये धनात्मक एक्सिस में है, z वाली में, पर दो आवेश क्रमशः माइनस की और प्लस की स्थित है। बिंदुओं 0, 0, z और x, y 0 पर स्थिर वैद्युत विभव क्या है। मूल अब एक एक को करके देखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे, नहीं भूल जाएंगे। तो देखिए इसको एक एक को करते हैं। तो बिंदु दिया गया है a 0, 0, -a, दूसरा b 0, 0, a। इसका मतलब ये अगर x है, ये y है और ये z प्लेन है, तो z प्लेन पे ये केंद्र बिंदु पर 0 हो गया और इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। तो a बिंदु में -a है, इसका मतलब ये इधर को है, तो ये 0, 0, -a हो गया, ये 0, 0, +a हो गया z एक्सिस पे। यहाँ पर -q और +q आवेश है, तो यहाँ पे -q कर दिया, यहाँ पर +q रहेगा, यहाँ +q लिखना चाहिए। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है और बीच की दूरी है कुछ, तो ये परिमाण में बराबर और जो चिन्ह है उसमें उल्टा है। इसका मतलब कि ये जो है आवेश का एक युगल है, कपल है। तो जब आवेश का कपल होगा तो जैसे बात है द्विध्रुव की तरह काम करेगा, ऐसा ही द्विध्रुव में हमने पढ़ा था। तो विद्युत द्विध्रुव की लंबाई = 2a, 2a मान लिया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बताया नहीं जा रहा है नहीं, लेकिन यहाँ पर -a है और ये a है, तो जाहिर सी बात है कि ये -a यानी ये इतना a है, बस दिशा इसकी z एक्सिस में निगेटिव तरफ है और ये इतना a है, तो जाहिर सी बात है कि इस आवेश से इस आवेश तक ये पूरा 2a हो गया। तो विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी हो गई, 2a। यदि द्विध्रुव का वैद्युत आघूर्ण p है तो p = 2qa, ये फार्मूला होता है। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो बिंदु है 0, 0, z और x, y 0 पर स्थिर वैद्युत विभव ज्ञात करना है।
यानी जो द्विध्रुव है इसके पोटेंशियल की बात करना है। तो यहाँ पर देखिए द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मोमेंट P कितना हो गया, Q इंटू 2a होता है, तो 2aq लिख दिया है। अब माना P1 इक्वल टू 0 0 Z बिंदु पर V का मान ज्ञात करना है। 0 0 Z ये कोई पॉइंट P1 मान लिया, जैसे जैसे कहा है P1A है, क्वेश्चन में कह रहा है, और इस बिंदु पर स्थिर वैद्युत विभव ज्ञात करना। इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देख रहे हैं। तो ये कोई बिंदु है 0 0 Z, तो इसलिए V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट। अब यहाँ पर देखें, पहले इसके कारण फिर इसके कारण, दोनों के कारण निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए विभव इस बिंदु पर हमें निकालना है 0 0 Z पर, और दो आवेश, एक आवेश यहाँ रखा है, एक आवेश यहाँ रखा है। ये प्लस Q है, देखिए यहाँ लिखा नहीं है, ये प्लस Q है, ये माइनस Q है। तो इस बिंदु पर इसके कारण विभव कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये देखिए थोड़ा सा उल्टा लिखा है। अगर इसके कारण हम माने तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान और ये इस बीच की दूरी, तो ये पूरी दूरी Z है और ये इतनी A है, तो इतनी कितनी होगी, Z माइनस A। तो यहाँ पर देखिए Z माइनस A रखा है। और अब इस बिंदु पर इस आवेश के कारण कितना है, इस बिंदु पर इस आवेश के कारण, तो यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, अब ये बीच की दूरी होगी क्योंकि Q अपान R होता है, तो ये कितना है, इतनी Z है और प्लस इतना ये A है, ये देखिए तो Z प्लस A होगा। तो यहाँ पर देखिए Z प्लस A लिखा है। ये यहाँ पर यहाँ माइनस होना चाहिए था और यहाँ प्लस प्लस होना चाहिए था। इस तरह ये BP जो है, ये पता नहीं P कहाँ लिखा है, ये P1 P2 लिख दिया है। कुल मिला के एक बार ये दूरी लेंगे और एक बार ये पूरी दूरी लेंगे, तो एक बार Z माइनस A होगा क्योंकि ये इतनी Z है, तो ये इतना Z माइनस A होगी जब इस चार्ज को लेंगे, और जब इस चार्ज को लेंगे तो ये पूरी दूरी होगी, तो ये इतनी Z है और इतने ये A है, तो Z प्लस A होगी। तो देखिए अब Q अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया। अब ये 1/Z माइनस A माइनस 1/Z प्लस A होगा। अब देखिए हाँ, ये यहाँ पर देखिए माइनस इधर लगाया है, इसका मतलब इधर वाला इधर करके लिख दिया है क्योंकि माइनस यहाँ लगाया है, नहीं तो माइनस यहाँ लगना चाहिए, तो इसको पलट दिया है, तब ये 1/Z माइनस A इधर आ गया है और 1/Z प्लस A इधर आ गया। तो इससे कहने का मतलब ये है कि ये AP दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक, ये Z प्लस A है, ये इधर वाली है क्योंकि ये माइनस यहाँ लगा दिया, यानी पूरा उलट के इधर ले आया, उलट के इधर ले आया, तो ये माइनस वाले से यहाँ तक Z प्लस A है। तो इसको ध्यान देना है, बहुत शार्ट में लिख देता है तो समझ में नहीं आता। आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे दूरी रखा है, पीछे भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। तो ये इस तरह जब रखा तो ये विभव आ गया, साल होके पूरा सॉल्व करेंगे, तो ये विभव आ गया V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान Z स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब देखिए ये आ गया Z बिंदु पर जो यहाँ निकाले थे। अब ये x y दो प्लेन है और Z में 0 है, इसका मतलब x y प्लेन, तो एक x एक्सिस इसको माना है, तो यहाँ पर ये इस बिंदु पर, और y एक्सिस इसको माना है तो इस बिंदु पर। अब ये दोनों की भी दूरी a लिया जाएगा या जो भी लिया जाएगा अभी देखते हैं। तो इस बिंदु पर और इस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, परिस्थिर वैद्युत विभव। तब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस Q और प्लस Q ये
वाई एक्स, ये जेड एक्सिस है। जैसा हमने यहाँ पर जेड एक्सिस फिर माइनस क्यू और प्लस क्यू यहाँ पर माना था, ए पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, ये लिखा नहीं है प्लस क्यू, तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये केंद्र बिंदु है और ए दूरी है जो यहाँ पर थी, ये वाली, ऐसे मान लिया। अब ये एक्स एक्सिस माना है, तो एक्स एक्सिस पे हमको निकालना है, तो ये एक्सिस पर मान लीजिए आर दूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई प्लेन दे दिया है और कितना दूरी है वो नहीं दिया है। जैसे यहाँ पर माइनस ए माना था, माइनस ए और प्लस ए जेड में माना था, ये वाई एक्स और वाई एक्सिस पे हमको नहीं बताया, तो हमने आर मान लिया। अब जाहिर सी बात है कि जब आर मान लेंगे तो जब भी हम विभव निकालते हैं तो दो आवेशों के बीच की दूरी लेते हैं, विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो दो आवेशों के बीच की दूरी लेते हैं, तो ये वाली दूरी लेंगे, तो ये आर है, ये ए है, तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये √R2 + A2 हो जाएगी। ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये गलत लिखा है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, इधर भी √R² + ए स्क्वायर होगा। तो ये देखिए कह रहा है कि अब बिंदु P2 ये वाला XY0 यानी XY तल में स्थित है, ये XY तल में स्थित है P2। अब जाहिर सी बात है क्वेश्चन में ही कह रहा है XY0, तो XY तल में स्थित होगा, यहाँ पर 0 0 Z, तो ये Z तल में था, तब ये XY मतलब दो तल हैं, तो ये Z एक्सिस है और ये X एक्सिस है, तो ये तल हो गया, मतलब ये पूरा तल हो गया हमारा, ये Z है और ये X है, और इधर इस तरफ हमारी तरफ यहाँ पे 90 डिग्री अगर खींचें अपनी तरफ तो ये Y हो जाएगा। तो XY प्लेन का मतलब हमारी तरफ ऐसे जैसे खड़ी खड़ी कोई पत्ती रख दी जाए, तो ये एक तरह से XY प्लेन है, ऊपर की तरफ X, हमारी तरफ Y, और ये पेज में Z एक्सिस जहाँ पर -Q और +Q है। गंभीरता से समझिए तभी समझ में आएगा। तो कह रहा है कि अब बिंदु P2 XY0 यानी XY तल में स्थित है, जो द्विध्रुव अक्ष के अभिलंब है। ऐसी बात है, ये द्विध्रुव का अक्ष है और ये वाले प्लेन की बात की जा रही है, तो 90 डिग्री का है, तो अभिलंब है, अर्थात विषुवत रेखा जिस पर द्विध्रुव के कारण विभव शून्य होता है के समांतर रेखा पर स्थित है। तो इस विषुवत रेखा या निरक्षीय रेखा पर इक्वेटोरियल पोजीशन या नॉन एक्सियल पोजीशन पर विभव शून्य होता था, क्योंकि ये समविभव पृष्ठ की तरह काम करेगा, तो जो विभव यहाँ होगा वही यहाँ, तो समविभव पृष्ठ होगा, यानी विभवांतर 0 होगा। विभव शून्य नहीं, विभवांतर शून्य लिखना चाहिए, तो ये हो जाएगा। अब जैसे बात है, ये 0 है, ये 0 है, तो विभवांतर शून्य यानी विभव शून्य, एक के कारण जितना होगा दूसरे के कारण भी उतना होगा, तो यहाँ पर विभवांतर शून्य हो गया, लिखता तो ज़्यादा अच्छा था। तो अब देखिए OP2 कितना है, R, तो ये R = कितना हो जाएगा, ये R √(x² + y² हो जाएगा, क्योंकि x y दो ही प्लेन है। अभी इस चीज का कोई विशेष मतलब नहीं है। अब देखिए यदि P2 पर द्विध्रुव विभव V' है, यहाँ पर अगर द्विध्रुव विभव V' है, तो इसके कारण फिर इसके कारण हम निकालेंगे, -Q के कारण +Q के कारण, तो V1 = 1/4πε0 -Q अपान R कितना है, √R² + A² प्लस ये +Q के कारण, तो Q अपान √R² + A²। अब देखिए जब ये दोनों की दूरी बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि ये और ये बराबर है, और माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये कट जाएगा, यानी यहाँ पर 0 आएगा घटने के बाद, तो V' = हमारा ये 0 हो जाएगा। अतः द्विध्रुव के अक्ष पर विभव कितना हो जाएगा, 1 ± 1/4πε0 P/x² - A², जहाँ P = 2QA द्विध्रुव आघूर्ण का
परिमाण है। यहाँ पर देखिए अक्ष पर विभव है, ये वाला, ये अक्ष मानी गई थी क्योंकि यही द्विध्रुव रखी गई है, तो इस पर जो है विभव हमने इतना निकाला था। तो यहाँ पर ये z² माइनस a² होना चाहिए था, ये z², z अक्ष है ना। तो हिंदी वाले में यही सब गलतियां हैं, तो ध्यान दीजिए। तो z² माइनस a² होगा, जहाँ p की बराबर 2qa द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण है। अब देखिए धनात्मक चिन्ह उस समय जब बिंदु q के समीप है और ऋणात्मक चिन्ह वहाँ जहाँ बिंदु माइनस q के समीप है। तो प्लस माइनस दोनों इसलिए लिखा है कि जब माइनस के समीप होगा तो नेगेटिव में होगा विभव, और जब प्लस के समीप होगा तो पॉजिटिव में होगा विभव। अतः अक्ष के अभिलंबवत x y 0 विभव बिंदु पर विभव क्या होगा? शून्य होगा। और वैसे भी निरक्षीय रेखा पर विभव शून्य होता था, ये हम लोग निकाल चुके हैं। हकीकत में यह विभवांतर है। अब देखिए बी में हमसे और क्या पूछ रहा है, 0 0 z और x y 0 पर स्थिर वैद्युत विभव। अब ये बी पर पूछ रहा है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी r पर विभव की निर्भरता ज्ञात कीजिए, जबकि r/a > 1 है। मतलब द्विध्रुव के बीच जो दोनों आवेश हैं उनके बीच की जो 2a दूरी है, इससे ये r बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत कम होगा तो जब भाग देंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा, यानी r/a बहुत ज़्यादा है 1 से। या यूँ कहें कि r बहुत ज़्यादा है a से, यानी जो दूरी की बात की जा रही है वो दोनों आवेशों के बीच जो ये दूरी है इससे बहुत ज़्यादा है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, माना द्विध्रुव के केंद्र O से बिंदु P जहाँ विभव V ज्ञात करना है की दूरी मान लेते हैं कि r है। तो माना कोण POB = थीटा। अब मान लीजिए यहाँ पर निकालना है, इसमें देखिए POB ये कुछ बताता भी नहीं है। अब देखिए हमें फिगर समझना है और फिगर के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए एक फिगर बनाया गया है, इसको पहले देख लेते हैं। तो ये मूल बिंदु O है, ये -q से a दूरी पर है, मूल बिंदु से a दूरी पर -q है, ये निगेटिव z एक्सिस में, और पॉजिटिव z एक्सिस में a दूरी पर ये +q है। अब ये -q ये +q हो गया, केंद्र बिंदु O है। अब यहाँ से देखिए ये मूल बिंदु जो O है, अब इससे एक एक चीज़ को समझना है। अब क्यों ऐसा बनाया गया है वो भी समझना है। तो देखिए कह रहा है कि माना द्विध्रुव के केंद्र O से बिंदु P जहाँ विभव V ज्ञात करना है कि दूरी r है, यानी O से P की दूरी r कह रहा है। अभी देखिए सही से फिगर नहीं क्लियर कर रहा है। अब देखिए इसको अभी छोड़ते हैं, ये जो r लिखा है इसमें कुछ त्रुटि है। अब इसके आगे देखते हैं। तो माना कोण POB = थीटा, अर्थात OP P से थीटा कोण बनाती है। तो कोण POB ये थीटा है, यानी ये P लाइन जो है ये B से थीटा कोण बना रही है, P से नहीं B से। जो गलतियां हैं उनको सुधारते चलिए। POB ये कोण थीटा, यानी ये जो P है इस B से थीटा कोण बना रही है, थीटा कोण बनाती है। P से नहीं B से थीटा कोण बनाती है। या यूं कहें कि ये जो हमारा डाइपोल मोमेंट है ये है, इससे ये P थीटा कोण बना रही है। B से कहें या कैपिटल P लिखा है तो हो सकता है डाइपोल मोमेंट की चर्चा की हो।
अब देखिए माना माइनस क्यू एवं प्लस क्यू से बिंदु P की दूरियां क्रमशः R1 एवं R2 हैं। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू से ये दूरियां P पॉइंट की R1 और R2 हैं, ये सब सही है। अब देखिए, अब AC तथा BD को OP के लंबवत खींचते हैं। AC तथा PB को, AC तथा BD को इस P के लंबवत खींचते हैं। तो ये P के लंबवत ऐसे लाइन खींची जाए तो यहाँ से एक अभिलंब डालेंगे तो ये AC हो जाएगा P के लंबवत, और ये P के लंबवत ये B पॉइंट से डालेंगे तो ये BD हो जाएगा, ये अभिलंब हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम लोग आघूर्ण पढ़ते हैं तो आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लगाए गए बल से लंबवत दूरी। तो इसलिए लंबवत दूरी ली गई है 90 डिग्री पर, क्योंकि ये बलाघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण काम कर रहा है। तो टार्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है, लंबवत दूरी, इसलिए ये लंबवत ली जा रही है। तो इसको ध्यान देना है कि क्यों ली जा रही है लंबवत। अब देखिए, तो ये लंबवत ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं। अब कोण ACO में, कोण ACO में ये थीटा कोण पर मान लीजिए द्विध्रुव ऐसे है और ये थीटा कोण पे घूम जाए इस P पॉइंट से ऐसे, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं अगर कोई दो भुजाएं काटें। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब जब ये थीटा है तो थीटा के पास वाली भुजा को कास थीटा में लिखते हैं। तो जब ये थीटा है तो OC क्या हो जाएगी? A कास थीटा। OC इक्वल टू A कास थीटा हो जाएगी, क्योंकि ये बीच की दूरी A है। तो A के दो घटक होंगे, एक A साइन थीटा और एक A कास थीटा। तो पास में कास, सामने साइन हमने बताया था। अगर ये इधर घटक जाता, इधर वाला, तो ये साइन थीटा होता, ये पास में है थीटा के पास वाली लाइन, तो OC इक्वल टू A कास थीटा। अब कोण BDO में, कोण BDO में, अब ये थीटा है, ये वाला थीटा है, तो हो जाएगा OD इक्वल टू A कास थीटा। ये थीटा है तो ये थीटा वाली ये पास वाली भुजा है, तो इसके साथ में ये OD कास थीटा, OD वाली की तरफ ये थीटा है, तो पास में कास और इसके इधर कोई साइन थीटा वाला घटक होगा, तो ये भी कास थीटा में जाएगा। तो OD इक्वल टू A कास थीटा। तो OC इक्वल टू भी A कास थीटा और OD इक्वल टू भी A कास थीटा, यानी OC को A कास थीटा लिखेंगे, OD को A कास थीटा लिखेंगे। दोनों एंगल क्लियर हो गए। अब देखिए, यदि आवेश माइनस Q तथा प्लस Q के कारण P पर विभव क्रमशः इस P पर V1 और V2 है, तब P पर कुल विभव। अब देखिए ये दूरियां निकल आई, तो अब हम P पर कुल विभव निकाल लेंगे। तो ये दूरियां हमारी निकल आई, ये वाली और ये वाली। तो हम ये दूरियां जो हैं, क्योंकि विभव में जिस बिंदु पर निकालना होता है उससे आवेश की दूरी ली जाती है, तो ये R1 लेंगे या R2 लेंगे। अब ये R1 R2 निकालने में आसान रहेगा, क्योंकि OC और OD हमको पता चल गए। तो अब देखिए यहाँ पर V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या माइनस Q है तो माइनस Q अपान AP प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपान BP। AP और BP आवेश के बीच की दूरी जिस बिंदु पर निकालना है। आप देखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q AP R1 है और Q अपान BP R2 है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन हो गए, समीकरण एक हो गया। अब देखिए R1 इक्वल टू AP, R1 इक्वल टू AP, ये R1 इक्वल टू AP तो ये AP
इस CP के बराबर हो जाएगा। AP इक्वल टू CP होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस बिंदु पर यह अभिलंब डाला गया है 90 डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री का कोण होगा, तो जाहिर सी बात है अभिलंब है, तो ये लाइन और ये लाइन बराबर होगी। तो AP इक्वल टू CP हो जाएगा और CP इक्वल टू OC प्लस OP हो जाएगा। OC प्लस OP। तो यहाँ पर देखिए AP इक्वल टू CP इक्वल टू OP प्लस OC इक्वल टू R प्लस A cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए O से बिंदु P जहाँ V विभव ज्ञात करना है कि दूरी R है, तो ये O से P की दूरी ये R है। अब इसको ना ध्यान दीजिए, कई त्रुटियां हैं। तो O से P तक R है और ये OC हमारा A cos थीटा है, तो ये पूरा CP कितना हो जाएगा? CP बराबर AP है, तो AP बराबर CP बराबर R प्लस OC और OC A cos थीटा है, तो R प्लस A cos थीटा बराबर AP बराबर CP हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए R1 बराबर, ये R1 बराबर AP बराबर CP बराबर OC प्लस OP बराबर OC बराबर A cos थीटा है, तो A cos थीटा प्लस OP बराबर R है, तो A cos थीटा प्लस R हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए A cos थीटा प्लस R हो गया। OP बराबर R है, ऊपर हमने दिखाया आपको, और OC बराबर A cos थीटा अभी हमने ऊपर निकाला है, तो ये हो गया। इसी प्रकार R2 बराबर, ये R2 निकालना है, तो R2 बराबर BP, यही P जो बिंदु यहाँ पर है PB, R2 बराबर PB बराबर DP बराबर DP, ये भी उतना ही बराबर है। R2 बराबर PB बराबर DP बराबर OP माइनस OD बराबर OP में ये OD घटा दे तो इतना बचेगा, तो चाहे DP कहें या OP माइनस DP कहें एक ही बात, OP माइनस OD कहें तो भी ये इतना बचेगा, बराबर R माइनस A cos थीटा बराबर R माइनस A cos थीटा, क्योंकि ये पूरा R है और ये इतना A cos थीटा है। OD बराबर A cos थीटा है, तो R पूरा ये R है, तो R माइनस OD कहें या A cos थीटा कहें, तो ये R माइनस A cos थीटा है। अब यहाँ पर देखिए ये BP DB के बराबर क्यों है, ये सवाल उठता है। अब यहाँ देखिए अच्छे से समझिए, ये P बिंदु है और ये लाइन है, इससे अभिलंब ये डाला गया यहाँ पर, तो AP बराबर CP या PC हो गया, क्योंकि अभिलंब है। तो इस बिंदु से जैसे ये एंगल है वैसे ही इस बिंदु से ये एंगल है, तो इस बिंदु से ये अभिलंब डाला गया, तो जाहिर सी बात है कि DP PB के बराबर होगा। जैसे इस बिंदु से ये अभिलंब डाला गया तो AP CP के बराबर है, जैसे इस बिंदु से ये अभिलंब डाला गया तो AP CP के बराबर है, वैसे इस बिंदु से ये अभिलंब डाला गया तो DP PB के बराबर। ये दोनों बराबर, जैसे ये दोनों बराबर वैसे ये दोनों बराबर, ये अभिलंब है, ये दोनों बराबर तो ये अभिलंब है, ये दोनों बराबर तो ये अभिलंब है। इस तरह समझिए, तो DP इक्वल टू PB होगा। यहाँ पर देखिए R2 इक्वल टू BP, BP इक्वल टू DP इक्वल टू OP माइनस DP,
और OP क्या है a cos थीटा, तो OP माइनस DP और DP कितना है R, तो R माइनस a cos थीटा हो गया। अब ये दोनों को रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए रखेंगे R1 R2 की वैल्यू, तो v = 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा Q/R माइनस a cos थीटा माइनस Q/R प्लस a cos थीटा। ये माइनस Q और प्लस Q है, तो इसको उल्टा किया तो पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव इधर, तो इसलिए यहाँ पर चिन्ह माइनस है। ये यहाँ होता लेकिन यहाँ किया गया तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, तो कुल मिला के प्लस माइनस को समझिए। अब इसको जब ये हमने यहाँ तक सॉल्व किया 2a cos थीटा, तो P = 2AQ होता है, तो 2AQ ये पूरे की जगह P रख दिया, तो ये cos थीटा बचा और R² - a² cos² थीटा। अब R/a बहुत ज़्यादा है 0 से, या R² > a², यानी R² बहुत ज़्यादा है a² से, तो a² को हम 1 मान सकते हैं। तो cos² थीटा जिसमें a² cos² थीटा को नगण्य मान सकते हैं, तो a² cos² थीटा। अब ये बहुत कम है, मान लो 0.01 है, अब उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.0001 और कम होगा, तो इसको हटा देंगे तो केवल v = 1/4πε0 P cos θ/r²। अतः v की r पर निर्भरता 1/r² प्रकार की है, अर्थात v समानुपाती 1/r² के। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए अभी हमारा B पॉइंट खत्म हुआ है, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, B पॉइंट खत्म किया है। अब C वाले पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ध्यान देना है कि ये OP = R है, ये गलती से यहाँ R लिख गया है, तो इसको काट करके आप लोग ये OP में R लिखिए। इसको काट करके अपनी किताब में, अपनी कॉपी में इसको काट देना है, और ये पूरी OP जो है ये पूरी R है, ये इतनी, ये हमारी R है। तो ये पूरी हमारी OP प्लस OC और OC a cos थीटा है, तो ये CP हमारी R प्लस a cos थीटा होगी, यही AP के बराबर होगी। और ये BP हमारी DP के बराबर होगी, और ये इतनी R है और ये इतनी a cos थीटा है, तो R माइनस a cos थीटा हो जाएगी। तो इसको ध्यान देना है। अब C पॉइंट को हमें समझना है। अब C पॉइंट में कह रहा है कि x अक्ष पर बिंदु 500 से बिंदु -700 तक एक परीक्षण आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा यदि परीक्षण आवेश के उन्हीं बिंदुओं के बीच x अक्ष से होकर न ले जाए, तो क्या उत्तर बदल जाएगा? तो ये देखिए एक बिंदु x अक्ष पर 5 है, दूसरा -7, तो जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिव x अक्ष पर है और ये -7 निगेटिव x अक्ष पर है। तो इसका पहले फिगर बनाते हैं, और देखिए y और z पे 0 0 है, तो उस पर कहीं भी हमें चर्चा नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि माना आवेश +q 0 0 a और -q 0 0 -a के क्षेत्र में बिंदु E 5 0 0 से बिंदु F -7 0 0 तक क्रमशः परीक्षण आवेश q0 को ले जाने में किए गए कार्य क्रमशः W1 एवं W2 है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देना है कि ये x अक्ष है, यहाँ पर दो बिंदु मान लिए गए हैं, एक ये E है, एक ये F है।
ई पॉजिटिव एक्स अक्ष में है तो 5 0 0 है, और एफ निगेटिव एक्स अक्ष में है, ये केंद्र बिंदु यहाँ पर ओ होना चाहिए, तो इधर है -7 0 0, ये चीज़ है। अब ये जेड अक्ष पर हमारे आवेश रखे हैं +q और -q, तो ये -a 0 0 -a x y z, तो ये जेड अक्ष पर -a है, और ये 0 0 a यानी x y z पॉजिटिव जेड अक्ष पर ये +q है, और यहाँ पर -q है। ये -q देखिए यहाँ नहीं, यहाँ पर है a बिंदु पर, a बिंदु पर +q -q और b बिंदु पर +q है, ये केंद्र बिंदु है O। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमसे कह रहा है कि इस बिंदु से इस बिंदु तक क्रमशः परीक्षण आवेश Q0 को ले जाने में किया गया कार्य W1 एवं W2 है। तो कोई परीक्षण आवेश यहाँ से इस बिंदु पर ले जाया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्रमशः परीक्षण आवेश Q0 को ले जाने में किए गए कार्य क्या हैं, W1 तथा W2 है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमने अभिलंब डाले थे वैसे यहाँ पर भी अभिलंब डाले गए, तो ये हो गया BE इसको रखेंगे क्योंकि ये E पॉइंट है, ये B है, तो BE क्या होगा, B होगा यहाँ पर देखिए 5 x अक्ष में है, तो x में हम I लिखते हैं तो 5i कैप माइनस ये a z एक्सिस में है तो -a z एक्सिस में i j k लिखते हैं, तो ये k कैप हो गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देना है, ये इसको -z अक्ष माना है, इसको +z अक्ष माना है, जिधर ये -a है यहाँ पे उल्टा मान लिया है, यहाँ पर देखिए इसको -z अक्ष, इसको +z अक्ष, क्योंकि ये सॉल्व करने से पता चल रहा है, क्योंकि देखिए BE = 5i कैप है, x अक्ष में i कैप और x y z अक्ष में k कैप, और ये -a लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इधर को माइनस माना है, ये उल्टा लिख दिया है, ये इधर होना चाहिए और ये इधर होना चाहिए। इसी प्रकार देखिए BF का मतलब इसको इस तरह मिला दीजिए, BF तो BF देखिए -7i कैप और -ak कैप, देखिए यहाँ फिर माइनस लिखा है, जैसे यहाँ माइनस लिखा है वैसे यहाँ भी इसको निकालने में भी माइनस लिखा है, इसका मतलब ये माइनस है ये प्लस है, थोड़ा लिखने में त्रुटि हो गई है। अब आगे देखें AE, तो AE में देखिए 5i कैप + ak कैप लिखा है, माइनस नहीं लिखा है, इसका मतलब इधर प्लस है इधर माइनस है, लिखने में त्रुटि हो गई है। इसी प्रकार AF देखिए, तो ये 7 है माइनस का, तो 7i कैप -ak कैप होना चाहिए, तो -7i कैप -ak कैप होना चाहिए, लेकिन प्लस लिखा है, इसका मतलब ये प्लस है ये माइनस है, लिखने में थोड़ा त्रुटि हुई है, तो इसको ध्यान दीजिए। तो ये सारा हमने निकाल लिया, BE BE 5i कैप -ak कैप, क्योंकि ये माइनस में है गलती हो गई है, अगर इसको हम प्लस कर लें और इसको माइनस कर लें तो सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए 5i कैप -ak कैप सही है, और BF तो -7i कैप -ak कैप -7i कैप -ak कैप। अब AE -ak कैप प्लस 5i कैप 5i कैप प्लस ak कैप 5i कैप प्लस ak कैप, क्योंकि ध्यान दीजिए x अक्ष में i कैप चलता है,
ये वाला, ये y एक्स में j कैप चलता है और z अक्ष में k कैप लिखेंगे। तो इस तरह क्रम से जो यहाँ पर होगा तो i लिखेंगे, यहाँ पर होगा तो j, यहाँ पर होगा तो k, सब में उसी तरह। तो देखिए पहले है तो i लिखेंगे, बाद में है तो k लिखेंगे, और जो चिन्ह है वो चिन्ह सहित, ये माइनस चिन्ह है तो माइनस सहित लिखा, ये प्लस चिन्ह है तो हर जगह देखिए प्लस सहित लिखा गया, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई। ये माइनस में है तो माइनस i कैप, ये प्लस में है तो प्लस k कैप। इसको निकालने में इस तरह तीनों हमने लिखे हैं। अब देखिए अब AE की बात आती है, तो अब अगर हम ये i और k कैप ये हटाएंगे तो जाहिर सी बात है i x अक्ष है और k z अक्ष है, तो x और z अक्ष के बीच 90 डिग्री का कोण है। तो अगर हम यही निकालेंगे तो ये हमारा विकर्ण होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसको निकालने के लिए अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा, और ये एकांक सदिश हैं तो i कैप डॉट i कैप स्क्वायर का मतलब 2 होंगे तभी होगा स्क्वायर, तो i कैप डॉट i कैप करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरह k कैप डॉट k कैप करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस a का स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट हो जाएगा। इसी प्रकार bf हो जाएगा पूरे का स्क्वायर तो 7 7 49 प्लस a स्क्वायर। इसी प्रकार be इक्वल टू यहाँ से अंडर रूट 25 प्लस a स्क्वायर, क्योंकि किसी माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है। af इक्वल टू अंडर रूट 49 प्लस a स्क्वायर। ए इक्वल टू ये देखिए af इक्वल टू ये 2 बार लिख गया। तो अब WAB, अब इस यहाँ से कोई ये A से B तक ले जाने में कितना कार्य होगा, ये तो WAB इक्वल टू 1/4πε0 Q A पर जो कार्य होगा तो Q1 Q2, और ये एक बार ये लिखेंगे फिर एक बार ये लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह लिखा है कि WAB बराबर यहाँ से यहाँ तक कोई बिंदु आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो 1/4πε0 Q 1/RB माइनस 1/RA। तो यहाँ पर देखिए 1/RB माइनस 1/RA हो गया। ये फार्मूला होता है वर्क डन निकालने का। तो यहाँ पर देखिए कार्य WAB इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R होता है, जैसा हमने फार्मूला पीछे पढ़ा है। तो यहाँ पर Q1 Q है और Q2 हमारा परीक्षण आवेश है जिसको Q0 माना गया है, Q0। लेकिन जब परीक्षण आवेश की बात आती है तो उसे एकांक माना जाता है, इसलिए Q0 1 हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर Q0 की चर्चा नहीं है क्योंकि वहाँ पर 1 रखा गया। तो WAB हो जाएगा 1/4πε0 Q 1/RB माइनस 1/RA, RB अपान 1/R माइनस 1/RA। अब ये RB और RA क्या है अभी पता चलेगा। ये कुल कार्य की बात हो रही है। अब देखिए W1 एक बार परीक्षण आवेश को ले जाना है हमें, तो देखिए कैसे ले जाएंगे। यहाँ से धनात्मक की तरफ ले जाके ऐसे ले जा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो एक बार दूरी BF और BE होगी, या फिर हम यहाँ से ऐसे ले जा करके ऐसे ले जा सकते हैं। तो हमारी दूरी क्या होगी AE और AF होगी। तो देखिए जब ये पॉजिटिव के पास से होकर ले जाते हैं, क्योंकि न्यूनतम दूरी ली जाती है, हमने पीछे बताया था आपको। तो ये न्यूनतम दूरी है, यहाँ से देखिए अधिकतम होगी। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, इसलिए न्यूनतम दूरी ली जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तब भी हमें विस्थापन ही लेना है। तो यहाँ पर कोई बिंदु आवेश है तो यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, मतलब ये दूरी ली जाएगी जिसको विस्थापन कहते हैं, मिनिमम वाली।
तो W1 इक्वल टू 1/4πε0 Q0 इंटू Q0 को 1 माना गया है परीक्षण आवेश, तो Q हो गया 1/BF माइनस 1/BE। यहाँ ले जाया गया, फिर यहाँ इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर अगर ये ऐसे ले जाया जाएगा तो इससे ये दूरी ली जाएगी न्यूनतम वाली, तो एक बार ये ली गई, एक बार ये ली गई। अब देखिए W1 आ गया, अब इसकी वैल्यू रख देंगे हम लोग। तो जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर BF हमने अभी ऊपर निकाला है, BF ये रख दिया और BE उठा के ये रख दिया। इसी प्रकार W2 इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ पर Q की जगह माइनस Q है, ये देखिए माइनस Q यहाँ होना चाहिए, यहाँ लिखा है, तो यहाँ हो गया। अब ये दूरी AE और AF लेंगे, AE और AF, जैसे BFB और BE लिए थे वैसे AE और AF लेंगे, ये वाली, क्योंकि इससे न्यूनतम दूरी ये है, इससे न्यूनतम दूरी ये है। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, तो विस्थापन का मतलब न्यूनतम दूरी, तो ये न्यूनतम हम यहाँ भी लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/AF माइनस 1/AE, बाकी ये वही रहेगा, ये माइनस है, ये प्लस Q है, या माइनस Q है, तो 1/AF माइनस 1/AE, AE AF। तो अब AE और AF की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख देंगे, AE और AF की, ये उठा कर रख दिया AE और AF। तो ये आ गया W1 और ये आ गया W2। अब कुल कार्य निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो ये W बराबर W1 प्लस W2 हो गया। तो ये W इक्वल टू W1, अब ये Q/4πε0 कॉमन हो गया, और ये पूरा दोनों का ब्रैकेट में आ जाएगा, ये इतना और ये इतना। तो जब आ जाएगा कॉमन तो ये कट जाएंगे, दोनों एक तरह है, और माइनस चिन्ह है तो जीरो हो जाएगा, यानी कार्य जीरो होगा वहाँ से वहाँ तक ले जाने में। मतलब यहाँ से यहाँ तक ले जाएं, चाहे यहाँ से यहाँ तक ले जाएं, कार्य जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये जेड एक्सिस है और इसके अभिलंबवत है एक्स एक्सिस, एक्स वाई जेड सब अभिलंबवत होती हैं, और अभिलंबवत है तो ये विषुवत रेखी होगा, एक ही प्लेन विषुवत रेखी होगा, यानी समविभव पृष्ठ होगा, इसलिए कार्य जीरो आया है। तो ये करके दिखाया है, ना भी करता तो भी हम लोग इसे समझ लेते। अब देखिए आगे हमसे पूछ रहा है कि यदि परीक्षण आवेश के उन्हीं बिंदुओं के बीच x अक्ष से होकर न ले जाएं तो क्या उत्तर बदल जाएगा? तो उत्तर नहीं बदलेगा। उत्तर क्यों नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा क्योंकि विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्र बल ये संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच विस्थापन पर निर्भर करता है। इसलिए नहीं बदलेगा उत्तर, चूंकि दो बिंदुओं के बीच किसी विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य उनको मिलाने वाली रेखा से स्वतंत्र है, अतः परीक्षण आवेश को किसी भी मार्ग में ले जाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये 21वां नंबर क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। अब 22वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो आज की स्टडी यहीं तक, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़े हैं इसलिए लेक्चर लंबा हो गया है। तो आज की स्टडी बस यहीं तक, अब अगले लेक्चर में स्टडी हम लोग करेंगे।